महल में इतना कुछ घटित हो रहा था, इस बात से अनजान मैथिली अपने कक्ष में रात से बाहर ही नहीं निकली थी। उसे तो पता भी नहीं था महल में उसकी जीजी ने कितना भयानक सा माया जाल फैला रखा था। जब राजकुमार आदवेद और राजकुमारी दामिनी के विवाह की सूचना धरा उदय और रानी कलावती को पता चली, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजकुमार आदवेद ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। रानी कलावती आश्चर्य से कहती हैं, विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा कि भाई सा ऐसा कर रहे हैं, जबकि वो तो। धरा खुद के सवालों पर ही जवाब ढूंढती रही। मैथिली से प्रेम करते हैं, फिर उन्हें धोखा कैसे दे सकते हैं? उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को छलने की? राजकुमार उदय बेहद गुस्से में आकर कहते हैं, राजकुमार हमें पूरी बात का कुछ पता नहीं। अचानक से क्या हुआ, कैसे हुआ, और भाईसा ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, कुछ तो कारण होगा। धरा सोचती हुई कहती हैं, कारण कितनी भी बड़ी क्यों न रहे, इसका मतलब ये नहीं कि राजकुमार अपने वचन से मुंह मोड़ ले। उदय अपने ही जोश में आकर कहता गया, भाई साहब अपने वचन से कभी मुंह नहीं मोड़ सकते, हम जानते हैं उन्हें। उदय की बात पर धरा नजर उठाकर उदय से कहती हैं, जान तो हम भी गए आपके भाई साहब को कि किस तरह वो अपना वचन रखते हैं। कसे हुए भाव से उदय कहता है, बस राजकुमार उदय, आप दोनों आपस में लड़ने से बेहतर है इस बात का कारण जानना। रानी कलावती उन दोनों की बहस चुप करवाते हुए कहती है, आप उचित कह रही है रानी माँ, हमें मैथिली जीजी की बहुत चिंता हो रही है, हम उनके पास जाते हैं। धरा मैथिली के लिए सोचते हुए कहती हैं, हमें राजकुमार आदवेद से पूछना है आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। उदय जबड़ा कसते हुए कहकर बाहर निकल जाते हैं। यहाँ रानी कलावती उन दोनों के चले जाने पर सोचती हुई कक्ष से बाहर जाती हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा, महाराज ने इस विवाह के लिए कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं की? उन्होंने क्यों नहीं राजकुमार आदवेद को समझाया? और मैथिली के बारे में क्या एक बार भी उनका ख्याल नहीं आया? दामिनी अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, जबकि उन्हें तो सब कुछ पता था। नहीं, बात कुछ और है, हमें महाराज से बात करनी ही होगी। रानी कलावती मन ही मन सोचती हुई कहती है। यहाँ राजकुमार उदय गुस्से से आदवेद की कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। इस समय उसे राजकुमार आदवेद से अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, तभी द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। क्षमा कीजिए राजकुमार, राजकुमार आदवेद ने अभी किसी को भी कक्ष में आने के लिए मना किया है। द्वारपाल सर झुकाए राजकुमार उदय से कहते हैं, उनसे कहो हमें उनसे जरूरी बात करनी है अभी इसी क्षण। राजकुमार उदय का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। जी आप यही प्रतीक्षा करें, हमें अभी सूचना देकर आते हैं। राजकुमार उदय का गुस्सा देखकर सेवक राजकुमार आदवेद से अनुमति मांगने जाते हैं। कुछ क्षण बाद सेवक राजकुमार उदय से सर झुकाए कहता है, क्षमा कीजिए राजकुमार, राजकुमार आदवेद अभी विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं, वो अभी किसी से नहीं मिलना चाहते। ये सुनते ही राजकुमार उदय गुस्से में तिलमिला उठे। वो मुठिया भींचे कहते रहे, हमें अगर थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो हम आपको रणथंभौर में एक कदम भी नहीं रखने देते। इतना बड़ा विश्वासघात किया आपने राजकुमार आदवेद। यहाँ राजकुमारी दामिनी दुल्हन के रूप में तैयार होकर खुद को शीशे में देखती है। आज हम सही मायने में रणथंभौर की युवरानी कहलाएंगे। आज से हमारे पास वो सब कुछ होगा जो एक राजा के पास होता आया है, अधिकार, राज सिंहासन की शक्तियों और हमारे आदवेद। कहते हुए दामिनी के चेहरे पर व्यंग्य मुस्कान रहती है। वो खुद को अहंकार की दृष्टि से देखते कहती हैं, बस केवल एक और शक्ति हमें चाहिए, और वो भी हम किसी भी प्रकार महाराज से लेकर रहेंगे। कहते हुए दामिनी महाराज के कक्ष की ओर बढ़ने लगी। महाराज चंद्रभान इस समय अपने कक्ष में शून्य को ताकते हुए बैठे थे। वो शांत जरूर पड़ गए थे, लेकिन उनका मन हर एक क्षण विचलित हुआ जा रहा था। उनकी आंखें एकटक अपनी स्वर्गवासी पत्नी की तस्वीर की ओर थी। वे इस समय इतने असहाय और बेबस हो गए थे, खुद को चार दीवारी के अंदर बंद कर लिए थे। तभी उनके कक्ष के द्वार खुलने पर दामिनी अंदर प्रवेश करती हैं। पिताश्री, दामिनी के पुकारने पर भी महाराज की दशा वैसी ही थी जैसे पहले हुआ करती थी। वो अब भी तस्वीर की ओर ही देख रहे थे। अपने पिता के प्रति कोई प्रतिक्रिया न पाकर दामिनी अब की फिर से कहती है, आप व्यर्थ ही इतनी गहन चिंता में है पिताश्री। जो होने वाला है वो होकर रहेगा।
तभी महाराज दामिनी की ओर सपाट भाव से देखते हुए कहते हैं, हम आपके पिताश्री नहीं है युवरानी दामिनी, और न आपका हमसे कोई संबंध है। उचित है महाराज चंद्रभान, जब आपने ये स्वीकार कर ही लिया है कि हम आपकी पुत्री नहीं और न आप हमारे पिताश्री है, तो रणथंबर की युवरानी को उसका अधिकार उन्हें लौटा दीजिए। किस अधिकार की बात कर रही है आप? सब कुछ तो आपने छीन कर लिया है, फिर क्या लेने आई है आप यहाँ? महाराज ने रोबदार आवाज में कहा। हमें वो स्वर्ण ताबीज चाहिए महाराज, दामिनी आंखें सिकुड़ते हुए कहती है। महाराज को दामिनी के मुख से स्वर्ण ताबीज की बात सुनकर उनके चेहरे पर डर समाने लगता है। आपको वो ताबीज कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उसकी हकदार नहीं है। आप भूल रहे हैं महाराज, हम रणथंबर की युवरानी है, राज सिंहासन से लेकर रणथंबर के राज्य पर अब हमारा ही अधिकार होगा। तो बताएं महाराज, कहाँ रखा है आपने वो स्वर्ण ताबीज? दामिनी क्रूरता से कहती हैं, हम उस ताबीज तक आपको कभी पहुंचने नहीं देंगे। हमारे जीते जी आप उस स्वर्ण ताबीज को हाथ भी नहीं लगा सकती। महाराज ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर ऐसा है तो आपको मरना होगा पिताश्री, क्योंकि हमें वो ताबीज हर हाल में चाहिए, चाहे उसके लिए हमें आपको मौत के घाट ही क्यों न उतरना पड़े। और देखते ही देखते दामिनी एक तेज तलवार महाराज के सीने पर आर पार कर देती है। महाराज अविश्वसनीय आंखों से दामिनी को देखते रहे, जिस बच्ची को सगे पिता न होने का कभी एहसास तक नहीं दिलाया, इतने प्रेम भाव से पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, अपने हृदय से लगा कर रखा, और आज उसका ये रूप देखकर महाराज सन रह गए। तलवार के घाव से ज्यादा उन्हें अपनी ही पुत्री के विश्वासघात के घाव पीड़ादायक लग रही थी। वो कपकपाती हुई आवाज में कह उठे, पुत्री, आज आपने साबित कर ही दिया, सर्प को कितना भी दूध पिलाया जाए वो डिसता जरूर है। महाराज की बातों से दामिनी की आंखें लाल चमकने लगी। वो अगला वार फिर करने जा रही थी कि तभी कक्ष में जोर से चीखने की आवाज आने लगी। खून से लथपथ महाराज जमीन पर पड़े हुए थे। उनके सामने दामिनी की तलवार से ताजा रक्त बह रहा था। दामिनी एक और वार करने तलवार उठाती है कि तभी कक्ष के द्वार पर जोर की से चीखने की आवाज आती। आह महाराज! ये रानी कलावती थी, जो महाराज को खून से लथपथ देख उनके होश ही गुम हो गए, और जब सामने दामिनी उनकी ओर देखती, उनकी अगली चीख गले में अटकी रह गई। रानी कलावती की आंखें दामिनी के हाथों रक्त से भरी तलवार पर गई, और उन्हें ये समझते देर नहीं लगी। जब तक वो कुछ कर पाती, दामिनी फुर्ती से उसके पास आ जाती और अपने क्रूर चेहरे पर क्रूर हंसी से रानी कलावती की ओर देखती। दामिनी! रानी कलावती के मुख से कही गई वो आखिरी शब्द थे, तब तक दामिनी की तलवार उनकी गर्दन के आर पार हो जाती है। खून की छींटें दामिनी के चेहरे पर छिड़क जाती। दामिनी उतनी ही क्रूर और भयानक नजर आने लगती। यहाँ राजकुमारी धरा मैथिली के कक्ष के बाहर खड़ी उनसे कहती, जी हमें आपसे बात करनी है, द्वार खोलिए जी। आपको इस प्रकार हम अकेले नहीं रहने देंगे, कृपया द्वार खोलिए। धरा के कहने पर भी मैथिली द्वार नहीं खोलती और न ही उसकी बातों का कोई उत्तर देती है। थक हार कर धरा मायूस होकर वापस जाने को होती है। वो मैथिली के कक्ष के गलियारे से होकर गुजरती है। उस मार्ग पर महाराज का कक्ष भी हुआ करता था। अचानक से धरा के चलते कदम रुक गए, उसके पांव भीगे हुए प्रतीत होने लगे। जब वो पैरों को देखती तो उसकी आंखें फटी रह जाती। जिस तरल पदार्थ पर उसके कदम थे वो रक्त थी, जो उस गलियारे में नदी के धारा की तरह बह रही थी। धरा सहम उठी, उसका शरीर कांप उठा। आगे क्या है वो देखने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाती जा रही थी, और जब सामने का दृश्य उसकी आंखों के सामने पड़ा, उसकी चीख हलक में अटकी रह गई। धरा अपने गर्भ पर हाथ रखे थर थर कांप उठी। माँ सा, पिताश्री, ये सब। वो उल्टे कदम के साथ खुद को संभालती हुई मैथिली के कक्ष की जाने लगी। मैथिली इस समय इन सब घटनाओं से अनजान, खुद चार दीवारी में समेट लिए शून्य को ताक रही थी। तब धरा उसके कक्ष के द्वार जोर जोर से पीटने लगी। जी कृपया द्वार खोलिए, सब कुछ समाप्त हो गया जी। उठिए जी। धरा की रुदन सुने मैथिली का दिल कांप उठा। अचानक से अपनी तंद्रा से बाहर आकर वो कक्ष का द्वार खोलती है, जहां धरा बेहाल सी मैथिली को देखती और उसके गले से लिपट जाती। धरा, क्या हुआ? आप? मैथिली आगे कुछ कहती, धरा रुंधे गले से बेहाल हुई कहती, जी वो माँ सा, पिताश्री, आप चलिए जी।
धरा मैथिली का हाथ थामे उसे उस स्थान पर ले जाती है जहां कुछ समय पहले धरा गई थी। मैथिली के वहां पहुंचते ही वो बर्फ सी जमी रही। उसका शरीर शून्य पड़ गया। अपनी बड़ी माँ को महाराज के कक्ष के द्वार पर खून सना हुआ देखती है। और अगला दृश्य और भी चौंका देने वाला था जब मैथिली अपने पिता को भी इसी हालत में कक्ष के अंदर जमीन पर पड़े देखती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो चिल्लाते हुए रानी कलावती के पास गिर पड़ती। बड़ी मासा, ये आप? धरा, ये क्या हो गया पिताश्री? मैथिली अपने पिता के पास जाती है और उनका सर अपनी गोद में लिए बिलखते हुए रोती है। पिताश्री उठिए, क्या हो गया आपको? एक तरफ धरा तो दूसरी तरफ मैथिली सदमे में जा चुकी थी। धरा सहायता के लिए महल के सेवकों को आवाज देती, लेकिन कोई भी सेवक उसके आसपास मौजूद नहीं था। वो सभी दामिनी के माया जाल में फंसे हुए थे। धरा खुद को संभालते हुए उठती हैं और सहायता के लिए राजकुमार उदय के पास जाती हैं। यहाँ मैथिली अपने पिता के सर पर हाथ फेरते हुए रो पड़ती हैं। वो अपने पिता के बेजान शरीर को होश में लाने की चेष्टा करती है। तभी उनके हाथ में हरकत होती है। मैथिली को आशा की किरण नजर आने लगी। पिताश्री उठिए, हमें पता था आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उठिए पिताश्री। मैथिली पुत्री, आप यहाँ से चली जाए पुत्री, वो आपको भी नहीं छोड़ेगी। महाराज अपनी लड़खड़ाते हुए जुबान से कहते हैं। पिताश्री, किसकी बात कर रहे हैं आप? और आपके साथ किसने किया ये सब? क्या कोई विरोधी दल? मैथिली पिता की हालत में विचलित होकर कहती है। दामिनी, ये सब दामिनी ने किया है। वो अब आपकी जीजी हमारी पुत्री नहीं रही। उसने सबको अपनी माया जाल में फंसा कर रखा है, यहाँ तक कि राजकुमार आदवेद को भी, इसलिए वो उनसे विवाह कर रहे हैं। महाराज उखड़ती सांस लेते हुए कहते गए। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? जीजी ऐसा नहीं कर सकती। मैथिली को महाराज की बात कुछ समझ नहीं पाई थी। उसके लिए उसकी जीजी सबसे प्रिय थी। दामिनी एक शैतान बन चुकी है मैथिली, अब वो कुछ भी कर सकती हैं। पुत्री, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमारी बात ध्यान से सुनिए। ये अंगूठी रखिए आप, और किसी भी हालत में ये अंगूठी आप अपने से दूर नहीं कीजिएगा। हम आपको कुछ मंत्र देते हैं जिससे इस अंगूठी को आप जब चाहे धारण कर सकती हैं और सबकी नजरों से ओझल भी कर सकती हैं। महाराज मैथिली को अभिमंत्र देते हैं जिसके मूल कारण उन्हें वो ताबीज दामिनी की नजर से बचाना था। वो मंत्र मैथिली को धारण करवा कर महाराज अपनी अंतिम सांस लेते हैं। मैथिली अवाक सी जमी रही। उसके पिता उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। एकदम से पिता के साथ छूटना मैथिली को सहन नहीं हो पाया। वो चीख पड़ी, लेकिन उसकी चीख की पुकार किसी तक नहीं पहुंची, क्योंकि तब तक पूरा रोशनी महल में मौत का तांडव मचा हुआ था। धरा जब राजकुमार उदय के पास जाने लगी तब तक उदय की भी जान जा चुकी थी। धरा ये सब सहन नहीं कर पाए। उसकी प्रसव पीड़ा का दर्द होने से वही जमीन पर तड़पती रही। मैथिल को दामिनी की सच्चाई महाराज से पता लगने पर उसके मन में डर समाने लगा था। साथ ही अपने पिता की बात पर उसे विश्वास नहीं कर पा रही थी। जीजी ऐसा नहीं कर सकती थी। हमारी जीजी ऐसी नहीं है। वो पिताश्री को कैसे? हमें बात करनी है जीजी से। हमें पता है वो हमारी जीजी ही है। मैथिल बेसुध सी दौड़ते हुए महल के मुख्य कक्ष की ओर बढ़ने लगी। वहां पहुंचते ही मैथिल सनन रह गई। दामिनी और राजकुमार आदवेद विवाह के मंडप पर बैठे हुए थे। मैथिल आदवेद को दामिनी के साथ मंडप पर देखकर उसका दिल टूट सा जाता है, और दूसरी तरफ दामिनी के चेहरे पर व्यंग मुस्कान रहती है। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।